अमित और शोभा एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक साथ क्लास अटेंड करते थे, एक ही साथ लाइब्रेरी में जाया करते थे, लाइब्रेरी की किताबें एक साथ ही पढ़ते थे। अमित बिहार के चंपारण से था और शोभा यूपी के कानपुर से थी। कॉलेज की छुट्टियों के दिनों में दोनों एक साथ एक ही ट्रेन से जाते। दिल्ली से निकलने वाली ट्रेन कानपुर होकर निकलती थी। अमित चंपारण से ट्रेन पकड़ता और शोभा कानपुर से ट्रेन पकड़ती थी। दोनों एक साथ बैठ कर जाते थे। धीरे धीरे दोनों कॉलेज में लव बर्ड्स के नाम से मशहूर होने लगे। उनके प्यार की मिसालें दी जाने लगी। दिल्ली से जाने वाली ट्रेन कानपुर होकर ही निकलती थी। अमित चंपारण से ट्रेन पकड़ता और शोभा कानपुर से पकड़ती। कॉलेज की छुट्टी होने पर घर आना जाना एक ही साथ होता था। दिल्ली से बिहार जाने के लिए ट्रेन कानपुर होकर निकलती। घर से लौटने पर अमित चंपारण से ट्रेन पकड़ता और शोभा कानपुर से पकड़ती। दोनों का बर्थ एक ही आसपास होता। दोनों साथ में बातें करते हुए निकलते थे। कॉलेज में धीरे धीरे लव बर्ड्स के नाम से मशहूर होने लगे। लोग उनकी प्यार की मिसालें देने लगे। कॉलेज से निकलने के बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी के लिए एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लिया। एक साथ ही क्लास अटेंड करने लगते हैं। उसके माता पिता एक किसान थे। उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि ही था। खेती बाड़ी कर कुछ पैसा बचाकर अमित के पास भेजा करते थे, जिससे अमित अपना गुजारा बसर करता। उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई में लगाता और बाकी के खर्चे करवाता था। वो भी काफ़ी कठिन होता था। शोभा के पिता सरकारी कर्मचारी किसी उच्च पद पर थे। अमित छोटे से कमरे में 8x10 के कमरे में रहता। 8x10 वाले कमरे में किचन और बेडरूम एक ही साथ। उसी कमरे में खाना बनाना, उसी में सोना होता था। शोभा एक फ्लैट में रहती थी। शोभा और अमित के जीवन शैली में काफ़ी अंतर था। अमित के माता पिता एक एक पैसा जोड़कर अमित के पास पढ़ने के लिए भेजते थे। अमित कहता था, मैं एक दिन डीएम जरूर बनूंगा, इसीलिए तो मैं दिल्ली आया हूँ आईएएस की तैयारी कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजय सफ़र में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। हम आपके लिए रोज़ एक सच्ची घटनाएं लेके आ सकें जो दिल को छू सके। सप्त क्रांति ट्रेन जो चंपारण से चलकर दिल्ली के लिए आज ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। ट्रेन आज अपने नियत समय से 3 घंटे विलम्ब से चल रही थी। कानपुर स्टेशन पर रात के 10 बजे 1 नंबर प्लेटफार्म पर सप्त क्रांति ट्रेन आकर खड़ी होती है। जो यात्री पहले से कानपुर स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उन्हीं भीड़ में एक लड़की थी, शोभा नाम की। शोभा ट्रेन में तो घुस जाती है, पर उसका टिकट कंफर्म नहीं था, इसीलिए सीट की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। अचानक एक सीट पर नज़र पड़ती है। शोभा ट्रेन में तो घुस जाती है, मगर उसका सीट कंफर्म नहीं होता, इसीलिए इधर उधर सीट की तलाश में घूमने लगती है। पर कहीं सीट खाली नहीं दिखाई देती। टीटी की तलाश करती है जो कोई उसे सीट दे दे। रात का समय, उस पर से ठंडी का मौसम, अकेली लड़की। लगभग सब कोई अपने बर्थ पर सोने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ लोग तो सो भी चुके होते हैं। इसी सोच में होती है कि कहाँ बैठे, तब तक देखती है कि एक लड़का चादर ओढ़े खिड़की की तरफ मुंह किए किसी ख्यालों में गुम अकेले बैठा है। पहले तो शोभा उसके पास बैठने से डरने लगती, फिर ये सोचकर बैठने की कोशिश करती है कि पहले ठंडी का मौसम, ऊपर से अकेली लड़की, कहाँ जाएगी? अगर यहाँ सीट नहीं मिला तो कहाँ बैठ पाऊंगी? रात यूं खड़े खड़े गुजारनी पड़ेगी। दूसरा रास्ता भी तो नहीं होता। भारी मन से वो खिड़की की तरफ बैठे इंसान से पूछती है, हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? पहले तो कोई उसके बात का उत्तर नहीं मिलता। फिर दोबारा से पूछती है कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। हड़बड़ाते हुए किसी ख्यालों में गुम होने के कारण उसे सुनाई नहीं देता है। शोभा के दोबारा कहने पर वो लड़का हड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। शोभा की तरफ बिना देखे हुए उसे बैठने के लिए कहता है।
यह आवाज़ उसकी जानी पहचानी सी लगती। शोभा अपने सामान को सीट के नीचे रखकर उस व्यक्ति के बगल में बैठ जाती। खिड़की खुली होने की वजह से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। शोभा को ठंडी लग रही थी। सोचती है कि शायद कोई चाय वाला आ जाए तो एक कप चाय पीकर अपने शरीर को गर्म किया जाए। शोभा अभी सोच ही रही होती है कि कुछ देर बाद चाय वाले चाय बेचने चले आते हैं। शोभा चाय वाले को आवाज़ देते हुए कहती है, चाय पिलाइएगा। चाय वाला कहता है, जी मैडम, चाय जरूर पिलाएंगे। उस लड़के की तरफ देखकर बोलती है कि चाय पीजिएगा। पहले तो लड़का कोई जवाब नहीं देता है, फिर दोबारा कहने पर कहता है, पिला दीजिए। शोभा सोचती है कि अगर साथ में चाय पिएगा तो कंपनी हो जाएगी। उससे कहती है, चाय पी लीजिए, कुछ ठंडी कम लगेगी। जैसे ही कहने के लिए मुंह शोभा की तरफ करता, शोभा देखकर चौंक जाती। उसे याद आता, शायद मैंने इस जाने पहचाने चेहरे को पहले भी कहीं देखा। याद करने की कोशिश करती है कि ये कौन है। याद करते ही उसे मालूम चलता है, ये तो अमित है, जो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ा करता था। अमित की बड़ी दाढ़ी, बड़े लंबे बाल। शोभा अमित से कहती है, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। बड़ी दाढ़ी, बड़े लंबे बाल, चेहरे पर थकान साफ साफ झलकता है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ चुकी होती। अपने उम्र से काफी बड़ा दिख रहा था। अमित जैसे ही शोभा की तरफ देखता है, उससे नजरें बचाने की कोशिश करने लगता है। ऐसे दिखाने लगता है कि जैसे वो किसी अनजान को दिख रहा हो, उसे पहचानती ही नहीं हो। अमित अनजान बनने की कोशिश करने लगता। शोभा कहती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी शोभा हूँ। जोर देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी शोभा हूँ। अमित तो पहचान ही रहा था, पर ना पहचानने की नाटक कर रहा था। उसे खुद पे शर्म आ रही थी कि उसके वेशभूषा और उसके पहनावे पर कहीं उसका मजाक ना उड़ा। शोभा तो अमित को पहचान ही लेती है। पहचानने के बाद उसे सीने से लगाकर फुट फुट कर रोने लगती है, जैसे दो बिछड़े प्रेमी एक साथ मिले हो, जैसे किसी के जन्मों से इंतजार हो, आज जाके वो इच्छाएं पूरी हुई। आज उनकी अधूरी मिलन पूरी होने वाली है। शोभा को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि कभी वो अमित से मिल पाएगी, कभी उसका चेहरा तक देख पाएगी। आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे गंगा की धारा आज शोभा और अमित की आंखों से फूट रही थी। सुबह जो इतने दिनों तक दिल के अंदर दबी हुई थी, आज दो बिछड़े पंछी मिल रहे थे, जिन्हें खुद मिलने का कोई उम्मीद नहीं था, जो हम कभी अब जिंदगी में मिल पाएंगे। आज अरमानों की ज्वालामुखी फूट रही थी। उस ज्वालामुखी से निकल रही धुआएं और लावा चारों तरफ फैल रही थी। उनके प्यार की सुगंध, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया था। शोभा पागलों की तरह अमित को चूमे जा रही थी। आज उसको किसी जमाने की या किसी की चिंता नहीं थी, जो लोग देखेंगे क्या कहेंगे। ऐसा लग रहा था कि आज अमित और शोभा के अलावा ट्रेन की बोगी में कोई नहीं है। उस पल को शोभा अपने आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहती। इसे हर लम्हे को अपने साथ बिताना चाहती थी, जो उसने कल्पना की थी। शोभा अमित से पूछती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम कहीं ना मिल सके। तुम्हारे घर का पता भी नहीं था मेरे पास। मैं वहाँ तक पहुँच जाती तुम्हें ढूंढने के लिए, पर संजोग देखो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। मेरे पास तुम्हारे घर का कोई पता भी नहीं था। तुम्हारा एक जो नंबर था, तुमने जाके वहाँ बंद कर दिया। तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता था। अमित चुपचाप मासूम बच्चों की तरह शोभा के चेहरे को निहारता है। ऐसा लग रहा था कोई मासूम बच्चा अपनी माँ की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा है। अमित के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था, सिर्फ आंसुओं के धार बह रहे थे, जिसे उसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। शोभा के बहुत जोर देने पर अमित बताता है कि एक दिन क्लास से लौटते वक्त
अचानक ही उसके मोबाइल पे घर से फ़ोन आया कि तुम घर जल्दी आ जाओ। उसी वक्त अपने कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी के सामान पैक कर अमित स्टेशन की ओर दौड़ लगाता है कि ट्रेन पकड़कर चंपारण के लिए निकल जाता है। वह बताता है कि वहां जाने पर मुझे पता चला कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। 13वीं के बाद मैं तो वहां से निकलना चाह रहा था, पर माँ ने मुझे निकलने नहीं दिया। माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब सारी घर की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर ही है। तुम्हें बहनों की शादी करनी है, मेरी देखभाल करनी है, तुम यहीं रह जाओ। बहनों की शादी होने के बाद तुम फिर वापस दिल्ली चले जाए। एक बार घर की जिम्मेवारियों में फंसने के बाद अमित उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल पाता। धीरे धीरे पता चलता है कि पिताजी ने उसे पढ़ाई के नाम पर बहुत सारा कर्ज ले रखा, खेत भी गिरवी रखे हुए। अमित अब ये सोचता है कि अब उन लोगों का कर्ज उतारना है, खेत भी छुड़वाना है, बहनों की शादी भी करनी है। बहनों की शादी तो कर देता है। बहन के शादी होने के बाद माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। घर का खर्च चलाना आसान नहीं था। घर का खर्च चलाने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाता है। छोटे बच्चों उस ट्यूशन के पैसे से जो मिलता है उसी से घर खर्च भी चलाता है। माँ के चले जाने के बाद खुद को बेसहारा महसूस करता है। माँ के अलावा शायद उसके दुनिया में कोई नहीं थी। माँ तो एक थी जिससे अपनी सारी बातें बताता था। इस सब से थक हार कर अमित अनजाने सफर की तरफ निकल जाता। इस पारिवारिक मोह माया से उसे निकलना है। अचानक से चंपारण से दिल्ली के लिए निकल जाता है। उसे पता भी नहीं होता कि वो किस ट्रेन में किस बोगी में बैठा हुआ है। शोभा अमित से कहती है तुमने शादी की? अमित शोभा से कहता है मैंने जिसकी मूरत दिल में बसा रखी थी उसके अलावा मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं। वो ना हो सकी तो और किसी से क्या कहना। शोभा से पूछता है तुमने शादी की? शोभा बताती है कि परिवार वालों के दबाव के आगे मैं टूट गई, मेरी एक ना चली। तुम्हारा भी तो कोई पता नहीं चल रहा था, जिससे हार कर मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। मोबाइल से तस्वीर निकाल कर उनको दिखाने लगती है। अमित ये देखते हुए भावुक हो जाता। कहता है तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तुम पे ही गए हैं। उनके नए नक्श एकदम बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं, तुम्हारे जैसे ही गोरे चिपटे हैं, बस नाक तुम्हारी जैसी नहीं दिखती। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।